हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर सजीव जगत। और इस सीरीज़ में जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एनसीईआरटी के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन बनना है, और ये भी गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो पिछले 5-6 साल का आप सॉल्व करेंगे रिसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ वास्तव में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। तो ये जो पीडीएफ है ये आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइडेड है, तो सबसे पहले मैं उनको क्रेडिट दे देता हूँ। ये एनसीईआरटी मैप्स करके उनकी एक बुक आती है, उसी के पीडीएफ्स हैं। ठीक है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू आकाश फॉर दिस अमेजिंग कंटेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम डिस्कशन को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है सजीव क्या है। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है सजीव क्या है। तो आपको पता है ये बेसिक बातें हैं। सजीव निर्जीव को कैसे अलग करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना। ये सब क्या हैं, ये ऐसे लक्षण हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने दे रखा है 5 पॉइंट्स, 5 ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण जिसको एनसीईआरटी ने अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। तो उनकी क्या समरी है वो हम इस टेबल के फॉर्म में देखते हैं। तो वृद्धि जैसे हो गई, जैसे क्या है वृद्धि है, तो वृद्धि बेसिकली क्या होता है, भार, जीवों के भार और उनकी संख्या में वृद्धि को हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, भार में बढ़ोतरी हो रही है, ये लक्षण क्या है, वृद्धि है। और ये सजीवों का अभिलक्षण होता है, परिभाषिकारी लक्षण नहीं है। परिभाषिकारी लक्षण मतलब केवल सजीव में पाया जाएगा और हर एक सजीव में पाया जाएगा, प्रत्येक सजीव में पाया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वृद्धि क्या होती है, निर्जीवों में भी देखने को मिलती है। सजीवों में वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, हमारे अंदर से कोशिकाएं बढ़ती हैं, ऊतक बढ़ते हैं, ठीक है, अंग विकसित होते हैं, उस प्रकार की आंतरिक ग्रोथ देखने को मिलती है। निर्जीवों में भी वृद्धि होती है लेकिन बाहरी होती है। कैसे, जैसे कोई एक पर्वत है, कोई एक मान लो मिट्टी का ढेर है, कुछ भी है, उस पर आके और सारे धूल के कण, मिट्टी के कण आए तो इसका भी आकार ऐसे से बढ़ता चला जाता है। या फिर उसमें जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं टापू ओपू का निर्माण कैसे कैसे होता है, ठीक है, टीले का निर्माण। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे निर्जीवों में भी हम कह सकते हैं कि वृद्धि होती है। तो इसीलिए वृद्धि को हम सजीवों का परिभाषिकारी या डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते हैं, केवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, अभिलक्षणिक गुण होता है। ठीक है, सेम इसी तरह जनन भी है। अब आप कहोगे जनन तो निर्जीवों में कहीं से नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत सारे सजीव भी ऐसे हैं जो जनन नहीं करते हैं। जनन क्या है, अपने समान अन्य संततियों को जन्म देना। ठीक है, तो जनन जो है बहुत सारे सजीवों में भी नहीं होता है, जैसे बहुत सारे मनुष्य में भी आप देखो उनके बच्चे नहीं होते हैं। खच्चर होता है एक प्रणाली जो घोड़े और गधे के बीच में संकरण से बनता है। बंध कामगार मधुमक्खी है, जो वर्कर बीज होती हैं स्टेराइल, उनमें भी जनन नहीं होता है। तो क्या ये सब निर्जीव हो गए? अगर आप कहोगे कि जनन कैरेक्टर है परिभाषिक, तो फिर इन सबको निर्जीव मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब यही है कि ये सजीवों में देखने को मिल सकता है, निर्जीवों में भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, जैसे वृद्धि हो गई आपका। ठीक है, बट अगर हम बात करें डिफाइनिंग फीचर की, इफ़ वी टॉक अबाउट डिफाइनिंग फीचर्स, परिभाषिकारी लक्षण, तो ये केवल के केवल सजीवों में मिलेंगे और बिना अपवाद के सभी सजीवों में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे उपापचय हो गया। उपापचय क्या है, शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सभी जीवों में होती हैं। कुछ चीज़ें बॉडी के अंदर बन रही होती हैं, कुछ चीज़ें बॉडी के अंदर टूट रही होती हैं, इसी को उपापचय कहते हैं। उपापचय में बेसिकली 2 क्रियाएं होती हैं, एक उपचय होता है, एक अपचय होता है। उपचय जिसमें पदार्थों का निर्माण होता है, और अपचय जिसमें पदार्थ टूट करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। अपचय का एक उदाहरण क्या है, आपका पाचन है। पाचन में क्या होता है, भोजन को तोड़ करके उससे एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो यही है आपका उपापचय, और ये हर एक जीव में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है चेतना। नेक्स्ट कैरेक्टर इज चेतना या कॉन्शियसनेस जिसे कहते हो आप।
तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? बाहरी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता, बाहरी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसी को हम क्या बोलते हैं? चेतना बोलते हैं। ये भी क्या होगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि कुर्सी या मेज कभी बाहरी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, हम ही करते हैं। जैसे हमको कई बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर महसूस हो रहा है तो हम कोल्डर रीजन में चले जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे। नेक्स्ट आता है कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन भी केवल सजीवों में ही देखा जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं किस में मिलती हैं? सजीवों में ही। अब हो सकता है कि वो एक ही कोशिका का बना हुआ सजीव है या बहुत सारी कोशिका का बना हुआ सजीव है, तो बहुकोशिक जीव कहलाएगा। एक कोशिका का बना है तो एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोशिकीय संगठन भी क्या है? हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर है, परिभाषिकारी लक्षण होता है। तो ये रहा यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? दे सकता है कि जनन को भी परिभाषिकारी लक्षण कहा गया है स्टेटमेंट में, और पूछ लिया करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। मैचिंग टाइप का भी दे सकता है कि कौन कौन से हमारे लक्षण अभिलाक्षणिक हैं और कौन कौन से परिभाषिकारी हैं। तो वृद्धि और जनन अभिलक्षणिक हैं, बाकी तीनों क्या हैं? परिभाषिकारी लक्षण माने गए हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं उसका पूरा ये समरी है, और ये आप एज इट इज़ याद रखेंगे। ठीक है, समझने को तो हम समझ ले ही रहे हैं, लेकिन आपको ये याद भी होने चाहिए। सबसे पहला क्या है कि एक कोशिकीय जीव में जनन और वृद्धि दोनों समान वर्ड हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। कैसे? एक कोशिकीय जीव समझ लो, सोच लो कि ये क्या है? अमीबा है। ठीक है, अमीबा डिवाइड किया मान लो बाइनरी फिजन करके और 2 अमीबा बन गया। अब आप तो कहोगे कि इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। भार और संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं हम? भार और संख्या में बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। साथ में ही ये एक अमीबा से 2 अमीबा भी तो बन गया, तो ये इसमें जनन भी तो हो गया। इसीलिए एक कोशिकीय जीव में हम वृद्धि और जनन दोनों को लगभग समान रूप से मानते हैं। ठीक है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुकोशिक जीव मान लो जैसे बहुत सारी कोशिकाओं का बना है, उसमें एक कोशिका डिवाइड करके 2 कोशिका बनाएगी तो 2 जीव थोड़े ना बनेंगे, यहीं पे 2 कोशिका बन जाएगी बस। तो यहाँ पे ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है परख नली में की गई क्रियाएं ना तो जैविक हैं ना निर्जीव हैं। देखो परख नली में कोई भी रिएक्शन हो रही, आप कहोगे रिएक्शंस के रासायनिक क्रियाएं हो रही तो उपापचय हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर परख नली में शरीर के बाहर कोई भी क्रिया हो रही है तो उसको हम ना तो सजीव बोलते हैं ना ही निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों, पादपों तथा जंतु दोनों में जनन को प्रभावित करते हैं। दीप्तिकाल क्या होता है? फोटो पीरियडिज्म, मतलब कितने टाइम तक के लिए लाइट है अर्थ पे। जितने टाइम ज़्यादा समय के लिए आपको लाइट मिलेगी, आपके पौधे उतने ज़्यादा समय प्रकाश संश्लेषण करके प्रोडक्ट बना पाएंगे। सेम प्रोडक्ट को यूज करके जंतु भी कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स तो एनर्जी का क्या होते हैं? भोजन का, वो होते हैं पौधे, और पौधों को ही कहीं ना कहीं जंतु कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे फोटो पीरियड भी इफ़ेक्ट करता है हमारे ग्रोथ को, हमारे रिप्रोडक्शन को, हमारे लाइफ पैटर्न को। ठीक है, अगला पॉइंट है ऊतकों के गुण संघटक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते। इसी प्रकार कोशिकाओं के गुण कोशिकाओं के आणविक घटकों में उपस्थित नहीं होते हैं, परंतु यह परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। सपोज ऊतक क्या होते हैं? ऊतक होते हैं कई सारी कोशिकाओं के ग्रुप को। ठीक है, हो सकता है इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, मान लो कोई कोशिका ऐसे है, कोई इस तरीके का हो गया, लेकिन जब ऊतक बनता है तो सारी कोशिकाएं मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एक समान कार्य करती हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो एक समान कार्य करता है उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब अगर अगला पॉइंट है कि जो अचेत अवस्था में लेटा हुआ व्यक्ति है, कोमा में, कोई इंसान कोमा में चला गया है तो वो उसको फील नहीं हो रहा है बॉडी में, तो आप क्या कहोगे कि वो मर चुका है? नहीं, बॉडी में ना तो उसको पेन फील हो रहा है, या जो पार्ट किसी का पैरालाइज कर गया है बॉडी पार्ट, उसमें उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं महसूस हो रही है, तो क्या कहोगे? तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस खो चुका है, वो अपनी स्वचेतना खो चुका है, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन
कि कौन से वो जीव के ग्रुप होते हैं जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, स्वचेतना पाई जाती है, तो वह है मनुष्य। केवल मनुष्यों में ही सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। खुद के प्रति हम लोग क्या होते हैं, चेतन होते हैं, ठीक है, स्वचेतना हमारे अंदर मिलती है। नेक्स्ट आपका है वर्तमान भूत भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबद्ध हैं, परंतु यह पदार्थ सब में अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक मटेरियल तो सबके अंदर होता है, लेकिन वो डिफ़र करता है स्ट्रक्चर में। किसी में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, किसी में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और कंपोजिशन में किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है जीव। अब यहाँ पे जीव की पूरी सभी लक्षणों को समराइज करके जीव की परिभाषा बनाई गई है, बहुत अच्छी, आपको एज इट इज़ याद रखना है। जीव स्वप्रतिकृत वाले विकासशील नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र हैं जो बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। तो जीव क्या हैं, जीव स्वप्रतिकृत वाले मतलब खुद की कॉपी भी बनाते हैं, विकासशील इसमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, स्वनियमनकारी खुद को सेल्फ रेगुलेटिंग भी होते हैं, ठीक, खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, और पारस्परिक क्रियाशील तंत्र हैं। इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती रहती हैं, और बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। दे कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जीव जगत में विविधता। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चंस भी लगभग बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, पूरे चैप्टर से, या तो इस टॉपिक से होगा या एक लास्ट में जो टॉपिक आता है वर्ग की सहायता साधन, वहाँ से आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस वीडियो को करने के बाद आपका एक क्वेश्चन जो नीट में इस चैप्टर से आने वाला है वो फिक्स है। इसी पीडीएफ से जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी यहीं से आएगा और पूरा एक्सप्लेन किया रहेगा। अगर आप रिवीजन पर्पज़ के लिए वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो। हाँ, बस शिद्दत आपके अंदर होनी चाहिए कि इसको देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व करना। जो ना सॉल्व हो पाए वो मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व भी करवाऊँगा लाइव डाउट डिस्कशन के सेशन में, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक आपका है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, विविधता क्या है बेसिकली? तो आप देखोगे आपके आसपास बहुत प्रकार के, मतलब डिफरेंट टाइप के जितने भी आपके जीव आप देख सकते हो, वो किस में डिफर कर सकते हैं, संख्या में और प्रकार में। तो पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार की विविधता ही क्या है, जैव विविधता। इतने तरह के, इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहलाता है। अब पूछें कितने, कोई आंकड़ा है? तो अब तक जितने की स्टडी हम कर चुके हैं, अब तक जितना हम ज्ञात कर चुके हैं, जितना पता है हमको, तो अब तक ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन तक हो सकती है, ठीक है। इसी में आप देखोगे इकोलॉजी वाले चैप्टर में एक आता है लास्ट में 12th के, तो वहाँ पे आपको मिलेगा रॉबर्ट में साइंटिस्ट मिलेंगे, वो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग टोटल 7 मिलियन स्पीसीज़ हैं, ठीक है। इतने 7 मिलियन स्पीसीज़ अर्थ पे पाई जा सकती हैं, उनका अनुमान है, ठीक है। लेकिन अब तक कितने को हम डिस्कवर कर चुके हैं, वो है आपके 1.7 टू 1.8 मिलियन। अगर लाख में लिखें तो 17 से 18 लाख, जैसे आपको पता होगा 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चूंकि स्थानीय नाम विभिन्न स्थलों के अनुसार होते हैं, इसलिए प्रत्येक जीव को एक स्टैंडर्ड नाम देना है, एक मानक नाम देना आवश्यक है। यह पद्धति नाम पद्धति कहलाती है, ठीक है। नाम पद्धति क्या है? अब देखो, हो सकता है किसी एक जीव को उत्तर प्रदेश में कुछ और बोला जाए, तमिलनाडु में कुछ और बोला जाए, जापान में कुछ और बोला जा सकता है, और बोला जाता भी है। बहुत डिफरेंट, सिंपल प्याज को ही कहीं कांदा कहते हैं, कहीं प्याज कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो ओनियन भी कहते हैं। तो एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए, तो उसका नाम एलियम सीपा रखा गया, साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ऐसे स्टैंडर्ड नेम होने चाहिए जो कॉमन नेम होने चाहिए हर जगह के लिए,
ठीक है। तो आप देखोगे नाम पद्धति सबसे पहले जीव की पहचान करना आवश्यक है। नाम पद्धति से पहले जीव की पहचान करना आवश्यक है, तभी तो आप उसको नॉमेनक्लेचर कर पाओगे उसका। वैज्ञानिक नाम सर्वमान्य नियम तथा मापदंडों पर आधारित होते हैं। पादपों के लिए यह नियम ICBN और जंतुओं के लिए ICZN होता है। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटेनिकल मतलब वनस्पति, पादप आ जाएंगे। और ICZN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और प्लांट्स के लिए फॉर, यहाँ पे बॉटेनिकल के लिए फॉर आएगा, ये गलत है, यहाँ फॉर आएगा और यहाँ पे ऑफ आता है जूलॉजिकल के लिए। ठीक है, ICBN और ICZN, ICBN ICZN। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म। जीवों को नाम देने की सबसे स्वीकृत पद्धति को हम क्या कहते हैं? द्विपद नाम पद्धति। तो किसने दिया द्विपद नाम पद्धति? कैरोलस लीनियस ने। उनके अनुसार प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश नाम और जाति संकेत पद। ठीक है, ये नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। जब भी लिखेंगे इसको कैसे? इटैलिक्स। इसके कुछ नियम भी हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे उदाहरण, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन क्या है? साइंटिस्ट का, लीनियस ने दिया द्विनाम पद्धति तो उनके अनुसार लिन लग गया। ठीक है, मैंजीफेरा वंश है, इंडिका प्रजाति होती है। तो पहला वर्ड जो होता है वैज्ञानिक नाम का वो आपका वंश होता है और दूसरा जाति संकेत पद या प्रजाति होता है। जब वंश को लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होगा, लेकिन जब जाति को लिखते हैं तो उसमें सभी अक्षर किस में होते हैं? स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है, अब जब वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो उन्हें हम तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, यही है इटैलिक्स। ठीक है, और हाथ से लिखे जाने पर दोनों को हम अलग अलग अंडरलाइन भी करते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका आपने लिखा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंजीफेरा में M कैपिटल होगा लेकिन इंडिका में सारे के सारे स्मॉल होंगे। ठीक है, और जब हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन भी करेंगे। ठीक है, बाकी छपाई के अक्षर में लिखा रहता है तो वो तिरछा लिखा रहता है। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका। अब साइंटिस्ट के नाम को तिरछा मत लिख देना, साइंटिस्ट के नाम को इस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही हम लिख देते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्गीकरण क्या होता है? अब आपने नामकरण कर लिया तो वर्गीकरण भी देख लेते हैं। तो वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी को सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। क्यों वर्गीकरण कर रहे हैं? अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सबको स्टडी कर पाना, सबके लक्षणों को स्टडी कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए समान लक्षणों वाले जीवों को हम एक प्रॉपर क्लास में रख देते हैं, वर्ग में रख देते हैं, सुविधाजनक वर्ग में रख देते हैं। इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को क्या कहते हैं? टेक्सा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, पादप, जंतु। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके टेक्सा कहलाते हैं। जो भी वर्ड आपके मन में आ रहा है, आपने बोला गाय, गाय क्या है? एक टेक्सा है। आपने बोला पक्षी, पक्षी क्या है? एक टेक्सा है। अल्दो उस पक्षी के अंदर बहुत सारे पक्षी आएंगे जैसे कबूतर, तोता, लेकिन ये भी टेक्सा है। तोता भी टेक्सा है और पक्षी भी टेक्सा है। ठीक है, जैसे स्तनधारी है तो इसमें आपका चमगादड़ भी आएगा और मनुष्य भी आएंगे। ठीक है, जबकि दोनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करें, लेकिन ये सारे वर्ड जो हैं, जो वैज्ञानिक शब्दावली है जिससे हम जीवों को कैटेगराइज कर पा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टेक्सा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अंतः अभिलक्षणों के आधार पर सजीवों को विभिन्न टेक्सा में बांटा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ग की। ठीक है, तो जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में बांटते हैं, इसी को वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्सा में बांटना है, क्या है? वर्गीकी है। टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बताता है। उदाहरण, जंतु, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताते हैं।
टेक्सा देखो बहुत सारे मतलब जो आपके वर्ग हैं उसको बताता है। जैसे जंतु हो गया, तो जंतु के अंदर तो स्तनधारी भी आएंगे और जो स्तनधारी नहीं होते वो भी आएंगे। ठीक है, कुत्ता है तो कुत्ता किस में आ सकता है, स्तनधारी में भी आ जाएगा, स्तनधारी जंतु में भी चले जाएंगे। तो ये विभिन्न स्तरों को बता रहा है टेक्सा। ठीक है, वर्गीकी तथा उद्विकास संबंध इन सबको मिला दो तो क्या हो जाता है आपका वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स में क्या क्या आएगा, सिस्टेमैटिक्स में आपका वर्गीकी टेक्सोनॉमी आ जाएगी और उद्विकासीय संबंध जो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप होते हैं वो आ जाते हैं, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, आकारिकी, शारीरिकी, कोशिका संरचना और आपका विकासीय प्रोसेस, पारिस्थितिक सूचनाएं आधुनिक अध्ययन के आधार हैं। ठीक है, मतलब क्या बोला उसने कि जो वर्गीकरण है आकारिकी, शारीरिकी, कोशिकीय संरचना, विकासीय प्रक्रम, पारिस्थितिक सूचनाएं और आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। ठीक है, विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति वर्गीकी के आधार है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो वर्गीकी है आपकी जो टेक्सोनॉमी है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, विशेषीकरण आता है, पहचान आएगा, वर्गीकरण। विशेषीकरण क्या है, मतलब उसके लक्षण को आप आइडेंटिफाई करो, कैरेक्टराइजेशन। पहचान आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति भी तो है, नॉमेनक्लेचर। ये चारों किस में आते हैं, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में 4 चीज़ें हैं। क्या होती हैं टेक्सोनॉमी, वर्गीकी में क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्सोनॉमी में 4 चीज़ें हैं, क्या क्या, कैरेक्टराइजेशन है, और क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, और क्या है, क्लासिफिकेशन है, और क्या है, नॉमेनक्लेचर है। पहले लक्षण पहचानो, फिर लक्षणों को देखो, फिर उसे पहचानो, फिर उसको क्लासिफाई करो, फिर उसका नामकरण करो। ये चारों प्रोसेस किस में आते हैं, टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। और अगर टेक्सोनॉमी में हम फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका उद्विकास कैसे हुआ उस जीव का, ये भी ऐड कर देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज टेक्सोनॉमी एंड व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स। चलिए